आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट में। तो आज हम कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ गए हैं जो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चंस हैं जो आगामी परीक्षाएं होने वाले हैं। एलटी साइंस या कोई भी पर्यावरण पर्यवेक्षक जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली हैं आगामी समय में, तो फ्रेंड्स वहाँ आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर आता है, कोशिकी टोटोपोटेंसी का मतलब है। देखिए कोशिकी टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है, आपको यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आपको हिंदी में समझ नहीं आ रहा आप इंग्लिश में देख लीजिए। देखिए तो आपको बताना है कि कोशिकी टोटिपोटेंसी का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो यहाँ पर राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन नई कोशिकाओं का संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन कहता है नई प्रजातियों का गठन, तीसरा कहता है नए पौधों का गठन, ऑप्शन डी कहता है एक पादप कोशिका की क्षमता से पूरे पादप के निर्माण की क्षमता। तो देखिए कोशिकी टोटिपोटेंसी का जो मतलब है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी की बात करें फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा कि एक पादप कोशिका की क्षमता से पूरे पादप के निर्माण की क्षमता, ये टोटिपोटेंसी है, कोशिकी टोटिपोटेंसी। तो देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, एक कोशिका से पूरे जीव के निर्माण की प्रक्रिया को कोशिकी टोटिपोटेंसी कहा जाता है। फ्रेंड्स क्या होता है, पादप की एक कोशिका पूर्ण पौधे को बना सकती है, इसलिए पादप कोशिकाएं टोटिपोटेंसी होती हैं। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है इसमें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कहता है सभी जीवों में कौन सी रासायनिक विशेषता सामान्य नहीं है। तो आपको बताना है कि सभी जीवों में कौन सी रासायनिक विशेषता सामान्य नहीं है। तो ऑप्शन कहता है शरीर में मौजूद प्रोटीन का प्रकार, ऑप्शन बी कहता है अमीनो अम्ल के ट्रिपेड कोड, ऑप्शन सी कहता है ऊर्जा उच्च फॉस्फेट बंध में संग्रहित होती है, ऑप्शन डी कहता है राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देख लीजिए, सभी जीवों में कौन सी रासायनिक विशेषता सामान्य नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है शरीर में मौजूद प्रोटीन का प्रकार, ये जो है बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोटीन आनुवंशिक कोड अनुनाद के ये परिणाम स्वरूप संश्लेषित होते हैं, इसलिए विभिन्न जीवों में प्रोटीन की मात्रा और प्रकार भिन्न होता है। तो आप इसको समझ गए होंगे। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, शरीर में मौजूद प्रोटीन का प्रकार यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिएगा तो फ्रेंड्स आपको दोनों लैंग्वेज में दिखाई दे रहा होगा। तो क्वेश्चन कहता है ऊर्जा यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है। ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो होती है यकृत और मांसपेशियों में किस रूप में संग्रहित होती है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बता दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है ग्लाइकोजन, यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज का क्या है, एक बड़ा शाखाओं वाला बहुलक है जो जंतु में ऊर्जा को संचित करने के रूप में कार्य करता है और भंडारण के रूप में कार्य करता है ये। और मनुष्य में ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में ये बनाया और संग्रहित किया जाता है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, यकृत और मांसपेशियों की कोशिकाओं में ये बनाया और संग्रहित किया जाता है। इसको आए समझ में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है 21। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, इनकी संभावना विशेषकर ज़्यादा ही है। आप सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन कहता है कोशिकी श्वसन जंतु कोशिका के किस भाग में होता है। कोशिकी श्वसन जंतु कोशिका के किस भाग में होता है, आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 21 का राइट आंसर आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए चार ऑप्शन दे रखे हैं और चारों में से जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। बढ़ते फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, हाँ इसमें अगर थोड़ा सा बात करें, क्या होता है कि जंतु कोशिका में कोशिकी श्वसन की जगह माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, जंतु कोशिका में कोशिकी श्वसन की जगह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो कोशिका द्रव में ये पाया जाता है और यही जो दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है और इसे कोशिका का फ्रेंड्स विद्युत घर भी कहा जाता है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि कोशिका का विद्युत घर किसे कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को ये कहते हैं। कोशिका का विद्युत घर माइटोकॉन्ड्रिया ही कहलाता है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो है एटीपी को संश्लेषित करता है और जिसे कोशिका ऊर्जा के रूप में उपयोग करता है। तो फ्रेंड्स आपको ये पॉइंट याद रखना है कि विद्युत ग्रह किसे कहते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तो पढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आता है 23।
और दोनों लैंग्वेज में है। देखिए क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा है। तो आपको यहाँ पर बताना फ्रेंड्स, क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा झिल्ली युक्त कोशिकांग सबसे छोटा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट है आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम। देखिए क्या होता है, तो अगर बात करें इस पर तो क्या होता है फ्रेंड्स, राइबोसोम वह कोशिकांग है, राइबोसोम यहाँ पर अगर बात करें तो राइबोसोम वह कोशिकांग है जो किसी भी झिल्ली द्वारा नहीं घिरे होते हैं। और गोल्जी काय, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है, यह झिल्ली युक्त यूकोरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है। और लाइसोसोम, जहां लाइसोसोम की बात आती है तो लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त कोशिकांग है फ्रेंड्स, एक झिल्ली युक्त ये कोशिकांग होता है लाइसोसोम। तो जिसमें क्या होता है, पाचन में सहायक एंजाइम पाए जाते हैं और न्यूक्लियोलस केंद्रक के अंदर एक घने गोल गहरे रंग का एक भाग है और यहाँ फ्रेंड्स एक सीमित झिल्ली के बिना ये सीमित झिल्ली के बिना है। तो फ्रेंड्स आप समझ होंगे कि लाइसोसोम यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट की ओर। अब यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन आता है, सिंगर और निकोलसन द्वारा प्रस्तावित फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किससे संबंधित है। तो देखिए जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो किससे संबंधित है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है प्लाज्मा झिल्ली, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स अगर बात करें तो ये निकोलसन और सिंगर ने ये प्रस्तावित किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्लाज्मा झिल्ली का। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना के वर्णन के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो कि कोशिका झिल्ली में उपस्थित फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की संरचना बताता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना चाहिए, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। देखिए क्वेश्चन फिर आता है 25 क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, आपको यहाँ पर बताना है। 25 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है और इसमें हरे रंग वाले वर्णक क्लोरोफिल पाए जाते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 200 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितने कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। देखिए 200 कोशिकाओं के निर्माण के लिए कितनी कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। देखिए दोनों लैंग्वेज में आप पढ़ लीजिए अगर हिंदी में समझ नहीं आ रहा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 50 और 50 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन कहता है यहाँ पर फल और फूलों का पीला और नारंगी रंग मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि फल और फूलों का रंग जो पीला और नारंगी किस मुख्य रूप से किसके कारण होता है। तो 27 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी की बात करें, क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी क्रोमप्लास्ट। देखिए क्रोमप्लास्ट फल और फूलों को रंग देने के लिए फ्रेंड्स ये उत्तरदायी लवक है और जो कि मुख्य रूप से पीले, नारंगी और लाल रंग के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आता है, देखिए दोनों यहाँ पर लैंग्वेज में आप समझ लीजिए पहले क्वेश्चन को। कोशिकाओं में गोल्जिकाय की उत्पत्ति किससे होती है। तो कोशिकाओं में गोल्जिकाय की उत्पत्ति किससे होती है, आपको यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए ऑप्शन यहाँ पर दिखा रखे हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका, दूसरा है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा लाइसोसोम। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए की बात करें, बिल्कुल राइट आंसर अंतःप्रद्रवी जालिका, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कोशिकाओं में गोल्जिकाय की उत्पत्ति किससे संबंधित होती है, यह अंतःप्रद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है, गोल्जिकाय अंतः प्रणाली का हिस्सा है जो कि अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जिकाय, लाइसोसोम और प्लाज्मा झिल्ली से मिलकर ये बना होता है। और गोल्जिकाय साइटोसोल और अंतःप्रद्रवी जालिका से सामग्री प्राप्त करता है और यह प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों के स्थानांतरण में ये सहायक है और इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। देखिए ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है कि गोल्जिकाय को ट्रैफिक पुलिस भी कहा जाता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए की बात करें तो बिल्कुल राइट आंसर है, अंतःप्रद्रवी जालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36। देखिए क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में वसी अम्ल के उपापचय में सहायक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा
कौन से कोशिकांग पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में वसी अम्ल के उपापचयन में सहायक हैं? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए कहता है राइबोसोम और केंद्रक, दूसरा कहता है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी पैराऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी को दिखाते हैं वो कहता है ग्लाइक्सोसोम्स और पैराऑक्सीसोम्स। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर 36 का राइट आंसर बताना है। देखिए अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करें हैं तो 36 का यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, पैराऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, अधिकतर जीवों में वसी अम्ल का जो क्षरण होता है मुख्य रूप से बीटा ऑक्सीकरण चक्र के माध्यम से होता है, और स्तनधारियों में बीटा ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया और पैराऑक्सीसोम दोनों में होता है, जबकि पादप और कवक में बीटा ऑक्सीकरण जो चक्र होता है केवल पैराऑक्सीसोम में ही होता है। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो यहाँ पर हमारा सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिएगा पहले 38 क्वेश्चन नंबर का है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है? देखिए आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन एक जीवित कोशिका का प्रमुख संरचनात्मक तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इन चारों में से आप राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन। यहाँ पर कार्बन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी वाला। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, कार्बन जो है इसका राइट आंसर होगा। देखिए कार्बन एक जीवित कोशिका का संरचनात्मक तत्व है। जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जीवित कोशिका के मुख्य तत्व हैं और लगभग फ्रेंड्स 98 से 99% जीवित भाग का ये निर्माण करते हैं, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है, जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है। ये जो तत्व हैं बहुत ही आवश्यक हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये मुख्य तत्व हैं फ्रेंड्स, आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। तो 98 से 99% जीवित भाग का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स ये जिसे जीव द्रव्य कहा जाता है वो समझ गए होंगे आप। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 39 को देखिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका किसी भी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है? तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिखा रखा है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका किसी भी प्रकार के कोशिका में विकसित होने की क्षमता रखती है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी, डी 4 दे रखे हैं और 39 का आपको राइट आंसर बताना है। तो 39 का अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर डी सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, स्टेम कोशिकाएं। तो देखिए स्टेम कोशिकाएं होती हैं जो स्टेम सेल्स होती हैं, यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्या होता है कि स्टेम कोशिका जो होती है विशेष प्रकार की मानव कोशिकाएं हैं फ्रेंड्स, जो कई अलग अलग कोशिका प्रकार में विकसित होने की क्षमता रखते हैं और मांसपेशियों की कोशिकाओं से या मस्तिष्क की कोशिकाओं तक कुछ मामलों में वे क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करने की क्षमता भी रखते हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। और शोधकर्ताओं का मानना है कि लकवा और अल्जाइमर जो रोग होता है जैसी ये इतनी खतरनाक जैसी हानिकारक बीमारियों के इलाज के लिए एक दिन स्टेम कोशिका आधारित चिकित्सा का उपयोग किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन सी है स्टेम सेल्स यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 41 का राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन कहता है बैक्टीरिया की खोज किसने की? देखिए फ्रेंड्स बैक्टीरिया की खोज किसने की थी आपको बताना है, हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया। तो ये देखो क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो आने की संभावना रहती है, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो बात करें तो बैक्टीरिया की खोज की तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा लिवेनहॉक बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए क्या हुआ, एंटन वॉल लिवेनहॉक ने पहली बार जो है 1676 देखिए फ्रेंड्स कहीं पर यहाँ पर 74 है, कहीं पर 76 है, आपको ये देख लेना है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन में जो मिले वो सही करना आपने। तो वर्ष 1976 में जीवाणु को देखा और जिनका नाम उन्होंने क्या रखा, एनिमेलकुलस, यानी क्या रखा उन्हें, एनिमेलकुलस रखा उन्होंने, एनिमेलकुलस रखा। और फ्रेंड्स क्या हुआ कि जिनको लैटिन भाषा में छोटे जीव कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोटे जीव कहा जाता है, एनिमेलकुलस कहा उन्होंने, एनिमेलकुलस कहा, और जिनको लैटिन भाषा में क्या कहते हैं छोटा जीव कहा जाता है। और कथित तौर पर अगर बात करें फ्रेंड्स 17 सितंबर 1676 के दिन स्वयं के डिजाइन किए हुए एकल लेंस वाले सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके बैक्टीरिया के अस्तित्व की संरचना इन्होंने सूचना दी और वह रोगाणु के साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे जो रोगाणु के साथ प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे? कौन? लिवेनहॉक। और अपने प्रयोगों के माध्यम से वह अपेक्षाकृत जीवाणु का आकार निर्धारित करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे, ये पॉइंट भी याद रखना है। और इन्होंने जो है आरबीसी, शुक्राणु कोशिका और प्रोटोजोआ को भी खोज की थी। तो आरबीसी, शुक्राणु कोशिका और
प्रोटोजोआ का भी इन्होंने खोज की थी, लेवेनहॉक ने। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है। तो यहाँ पर डी वाला लेवेनहॉक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42 क्वेश्चन कहता है सबसे छोटा जीव जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है। देखिए सबसे छोटा जीव की बात हो रही है जो स्वायत्त विकास और प्रजनन में सक्षम है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी 4 दे रखे हैं। 42 का राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स आप इसको बता सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, माइकोप्लाज्मा। देखिए माइकोप्लाज्मा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है ऑप्शन, पहले हम विषाणु की बात करें तो विषाणु और वायराइड परजीवी है फ्रेंड्स, जो क्या होते हैं विषाणु और वायराइड क्या है ये, जो विकास और प्रजनन के लिए जीवित जीवों के जैसे कार्यों का ये प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। और जैसे भी दूसरी की बात करें माइकोप्लाज्मा क्या होता है, तो माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटा जीवाणु क्या है, सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, सबसे छोटा जीवाणु माइकोप्लाज्मा है और जिसके पास जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसके पास होती है कोशिका भित्ति, इसके पास नहीं होती है माइकोप्लाज्मा के पास, और जीवित है और बाइनरी विखंडन का ये बाइनरी विखंडन के माध्यम से ये विकास और प्रजनन जैसे कार्य कर सकता है। और इनको जो फ्रेंड्स मोनिरा जगत में रखा गया है, कहाँ रखा गया जीवाणु को, ये जो है मोनिरा जगत में इनको रखा गया है। आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, जो बैक्टीरियाज हैं इनको मोनिरा जगत में इनको रखा गया है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी की बात करें माइकोप्लाज्मा जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं जीव जीवित हैं और ये क्या होते हैं बाइनरी विखंडन के माध्यम से विकास और प्रजनन जैसे कार्य करते हैं, बाइनरी विखंडन के द्वारा माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन था आरएनए जीनोम पहली बार ... किस विषाणु में खोजे गए थे। तो देखिए आरएनए जीनोम पहली बार किस विषाणु में खोजे गए थे आपको यहाँ पर बताना है। तो फ्रेंड्स आपको देखिएगा क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में दिखा देते हैं। तो 44 का आप हमें राइट आंसर बताइए। देखिए अगर फ्रेंड्स राइट आंसर की बात करें वो था ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, एक पौधा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। आरएनए जीनोम जो है पहली बार किस विषाणु में खोजे गए थे वो था ऑप्शन नंबर ए, एक पौधे में खोजे गए थे। तो देखिए आरएनए जो है आरएनए जीनोम को पहली बार तंबाकू के मोज़ेक वायरस में पाया गया था। किसमें पाया गया था फ्रेंड्स, तंबाकू के मोज़ेक वायरस में पाया गया था। पहली बार आरएनए को आनुवंशिक रूप में कार्य करते हुए देखा गया फ्रेंड्स। और 1950 के दशक में प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया गया था कि यह वायरस जो है शुद्ध आरएनए वाली कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है, इसलिए पहला पादप विषाणु टीएमवी है। तो देखिए पहला पादप विषाणु की अगर बात करें टीएमवी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा अगर बात करें ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए पहला जो पादप विषाणु है वो क्या है, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। यहाँ पर ऑप्शन हमारा ए की बात करें बिल्कुल राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है एल्फाइड डीएनए क्या है। देखिए व्हाट इज एल्फाइड डीएनए, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिखा रखे हैं, तो इंग्लिश में आप इसको देख लीजिए, व्हाट इज अल्फाइड डीएनए। तो देखिए अल्फाइड डीएनए क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, चारों ऑप्शन आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, डीएनए सेंट्रोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। क्या है, डीएनए सेंट्रोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, यहाँ पर बिल्कुल सी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और फ्रेंड देखिए जो अल्फाइड है, अल्फाइड डीएनए एक मानव उपग्रह डीएनए है। क्या है, अल्फाइड डीएनए जो है हमारा, तो ऑप्शन सी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी जो ये है ना क्या कहते हैं अल्फाइड डीएनए, अल्फाइड डीएनए क्या है, एक मानव उपग्रह है। क्या है, एक मानव उपग्रह है। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है, मानव उपग्रह डीएनए है अल्फाइड डीएनए, और जो मुख्य रूप से फ्रेंड्स सेंट्रोमियर क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, सेंट्रोमियर क्षेत्र में पाया जाता है अल्फाइड डीएनए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 47। देखिए क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यहाँ पर वह विषाणु जिस पर हार्वर्ड टेमिन द्वारा किया गया पहला प्रयोग ... था। वह विषाणु बताना है जिस पर हार्वर्ड टेमिन द्वारा किया गया पहला प्रयोग था। तो कौन सा प्रयोग था फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर बताना है। 47 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए 47 की अगर बात करें ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, रोज सैक्रोमा वायरस, यानी कि रोज सैक्रोमा विषाणु जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन सी की बात करें तो रोज सार्कोमा विषाणु पहला कैंसर पैदा करने वाला विषाणु है। तो देखिए जो रोज सार्कोमा विषाणु फ्रेंड्स ये जो है पहला कैंसर पैदा करने वाला विषाणु है, जो कैंसर के आणविक जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए पहला कैंसर पैदा करने वाला वायरस है, जो कैंसर के आणविक जीव विज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्रायोगिक प्रणाली के रूप में काफ़ी भूमिका रखता है। तो ये काफ़ी भूमिका रखता था।
तो फ्रेंड्स हावर्ड टेमिन ने इस क्षेत्र में अपना शोध शुरू किया और 1958 में एक स्नातक छात्र के रूप में उन्होंने एक सामान्य कोशिका से कैंसर कोशिका में RSV रोज सार्कोमा वायरस की वजह से परिवर्तित होने को बताया था। तो ऑप्शन हमारा जो सी है बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, रोज सार्कोमा वायरस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 का राइट आंसर बताना है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आपको बता रखा है, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन RNA का आधार नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन RNA का आधार नहीं है आपको यहाँ पर बताना है। थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। देखिए चारों में से आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है। देखिए फ्रेंड्स राइट आंसर की अगर बात कर रहे हैं तो ऑप्शन हमारा ए वाला यहाँ पर थायमिन, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, थायमिन सही हो जाएगा। देखिए क्या होता है, RNA संरचनाओं को प्रोटीन के रूप में 3 स्तरों में बांटा जा सकता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक संरचना RNA का रैखिक अनुक्रम है फ्रेंड्स, जिसमें 4 क्षार होते हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और यूरेसिल। थायमिन DNA में पाया जाता है, थायमिन जो होता है ये DNA में पाया जाता है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, देखिए आज यहीं पर रुकते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सब्सक्राइब करके हमारा चैनल को। तो बेल आइकन अगर आप प्रेस कर लेंगे तो जो भी हमारे वीडियोस इस अल्टी साइंस से संबंधित जो भी क्वेश्चंस आप यहाँ पर अपलोड होंगे तो आपको सूचना तुरंत ही मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट में, तो ढेर सारी शुभकामनाएं।